Okay, ji, assalamu alaikum everyone, and welcome back to another lecture. So in this particular lecture, this is more themed towards Pakistan affairs and current affairs. हम लोग न्यू प्रोविंसेस की जो डिबेट है, जो कि आपके करंट अफेयर्स के एग्जाम पेपर में भी आई थी इन 2024, उसको देखेंगे कि इसकी डायनामिक्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके हार्मफुल जो हार्म्स हैं वो क्या हैं, और कैसे हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को आगे लेकर चल सकते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल लुक एट न्यू प्रोविंसेस, बेनिफिशियल और हार्मफुल. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों के एग्जाम पेपर के अंदर आ चुका है, और वो इस तरह से आया था कि द क्रिएशन ऑफ मोर प्रोविंसेस इज अ persistent डिमांड फ्रॉम सम सर्कल्स इन पाकिस्तान. हाउ डू यू सी द क्रिएशन ऑफ मोर प्रोविंसेस इन पाकिस्तान? इज इट बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर द पीपल? एक्सप्लेन योर व्यूज विद सॉलिड जस्टिफिकेशन. ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों ने जो करना था वो बेसिकली अब ये एक आर्गुमेंटेटिव स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग है, जिसके अंदर आपको चॉइस दी गई है कि यू कैन ईदर एग्री विद द टॉपिक और डिसएग्री विद द टॉपिक. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, जैसा कि मैंने अपने एसए बैच को भी समझाया और वही मैंने अपने जो करंट अफेयर्स बैच था उसको भी समझाया, कि जब एक आर्गुमेंटेटिव नेचर का टॉपिक आता है तो जैसा कि हम लोग एसए में करते हैं वैसा ही हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में करेंगे, कि हम लोग दोनों साइड्स को टच करेंगे. तो जो हमारा आर्गुमेंटेटिव फ्रेमवर्क होगा वो एक हेगेलियन फ्रेमवर्क होगा, जिसको अगर मैं बताता चलूँ तो वो इस तरह से होगा कि हम लोग एक अपनी थीसिस देंगे विच विल बी द मेन आर्ग्यूमेंट. उसके बाद हम लोग दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी बताएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारी थीसिस है कि इट इज़ बेनिफिशियल द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, तो हमारी एंटी थीसिस होगी कि इट इज़ हार्मफुल. तो हम लोग फिर एंटी थीसिस को बताएंगे, और फिर उसके बाद उन दोनों का सिंथेसिस करके एक मिडिल ग्राउंड निकालेंगे, किस तरह से हम लोग इस पर्टिकुलर इशू को लेकर आगे चल सकते हैं. ठीक है, तो ये होगा जी हमारा आर्ग्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क इस पर्टिकुलर टॉपिक का. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान इट्स अ डबल एज सॉर्ड. तो हम लोगों ने शुरू में ही अपने जो एक व्यू पॉइंट है वो एग्जामिनर को अपनी इंट्रोडक्शन में ही दे दिया. तो जो इसकी डिबेट है दैट हैज ओवर द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स इशू. ठीक है, और इसके अंदर जो जिन जिन एस्पेक्ट्स को टच करते हैं, जिन जिन एस्पेक्ट्स को हम लोग अपने आंसर में डिस्कस करेंगे, वो हैं गवर्नेंस, एथनिसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड नेशनल यूनिटी. तो इन मैट्रिक्स के ऊपर आप जज करेंगे कि जो आपके न्यू प्रोविंसेस हैं वो बनने चाहिए या फिर नहीं बनने चाहिए, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है और उनके बेनिफिट्स क्या हैं. तो सबसे पहले हम लोग अपनी कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया कि ये हमारे न्यू प्रोविंसेस की एक डिबेट है, कि फाउंडेशन ये है. उसके बाद हम लोग कुछ कॉजेज देख लेंगे कि न्यू प्रोविंसेस असल में बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी है. आप इस तरह का इन्फोग्राफ भी अपने जो आंसर है उसके अंदर लिख सकते हैं, बना सकते हैं. तो एक अच्छी तरीके से कम टाइम के अंदर आप एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन एग्जामिनर को दे सकते हैं कि जो न्यू प्रोविंसेस की डिमांड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड है, जिसके अंदर राइजिंग पॉपुलेशन और जियोग्राफिक कंसिडरेशंस आ रही हैं. इकोनॉमिक डिमांड है, जिसके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है और एनएफसी अवार्ड या फिर बजट एलोकेशन के हवाले से इश्यूज हैं. कल्चरल डिमांड है, जिसके अंदर लैंग्वेज के बेसिस पे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जो है न्यू प्रोविंस चाहिए, एथनिसिटी के बेसिस पे बनाना चाहिए. और एक पॉलिटिकल डिमांड है, जिसके अंदर बैड गवर्नेंस और पॉलिटिकल स्टंट्स, मतलब कि पॉलिटिकल जो एक समझने के एक खानदान बने हुए हैं, उनको उनको उनके तोड़ने के लिए एक डिमांड आ रही है न्यू प्रोविंसेस की. ठीक है जी, तो ये चार मेट्रिक्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर न्यू प्रोविंसेस की डिमांड आजकल दिखाई देती है ऑन दीज फोर मेट्रिक्स. तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन आंसर की तरफ. आर थीसिस विच इज आर्ग्यूमेंट फॉर न्यू प्रोविंसेस के न्यू प्रोविंसेस जो है वो बनने क्यों चाहिए. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास तीन मेन पॉइंट्स हैं. तो इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है एनहांस्ड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है जी, तो उसमें यह है कि क्योंकि आपके प्रोविंसेस का साइज़ बहुत बड़ा है. फॉर एग्जांपल पंजाब, अगर आप उसको देखें एज एन इंडिपेंडेंट पंजाब अगर देखें, तो वो दुनिया में ऑलमोस्ट 12th मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन सकता है. सो इट्स अ ह्यूज प्रोविंस, इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन. तो उस ह्यूज प्रोविंस, ह्यूज पॉपुलेशन की गवर्नेंस इज एन इशू, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इशू. तो अगर हम लोग उसी ह्यूज पंजाब को फॉर एग्जांपल अगर न्यू प्रोविंस बना दें, जिसको हम लोग 1 और 2 मार्क कर देते हैं, तो अभी देखिएगा कि इसका साइज भी छोटा हो गया. तो आपकी जो है कम लैंड के ऊपर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करनी है. आपका जो है पॉपुलेशन भी डिवाइड हो गया, तो कम पॉपुलेशन को आपने मैनेज करना है. तो उस वजह से फॉर एग्जांपल अगर नॉर्दर्न पंजाब इज मोर डेवलप्ड और सदर्न पंजाब इज इन दैट वेल डेवलप्ड, तो उधर जब आपकी एक डेजिग्नेटेड टीम होगी ऑफ सिविल सर्वेंट्स जो कि काम कर रही होगी, तो वो फिर उसको बेहतर तरीके से, उसके ऊपर उनका फोकस होगा, बेहतर तरीके से उसको डेवलप कर सकेंगे. गवर्नेंस उनकी जो है वो आसान हो जाएगी, एफिशिएंट डिलीवरी होगी, रेटेपिज्म कम होगा. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिर उसकी वजह से नजर आएंगी. ठीक है जी, दूसरी जो पॉइंट है दैट इज इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर भी अगेन अगर हम लोग पंजाब की एग्जाम्पल ही ले लें, तो फॉर एग्जांपल लाहौर जो है उसका, उसके ऊपर पंजाब का ज़्यादातर बजट लग जाता है, क्योंकि इट्स दी अर्बन सेंटर ऑफ पंजाब. उसकी वजह से आपका जो सदर्न पार्ट है,
पंजाब का, वो थोड़ा सा उसके ऊपर उस तरह से जो है रिसोर्स एलोकेशन नहीं होती, उनको उस तरह से चीज़ें नहीं मिलती, जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होती है। ठीक है, तो विद द डिवीजन ऑफ विद द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस आप ये कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअल पीसेस ऑफ लैंड जो है, फॉर एग्जांपल साउथ पंजाब का अपना बजट होगा, नॉर्थ पंजाब का अपना बजट होगा, अपर सिंध का अपना बजट होगा, कराची का अपना बजट होगा। तो उसकी वजह से ये होगा कि जो आपकी अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप कटेर कर सकते हैं, आप बेहतर तरीके से जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने इन एरियाज के अंदर। ठीक है जी, तो ये एक आपका इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ भी आ जाएगी इसके साथ ही। तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ इम्प्रूव्ड रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल अगेन हम लोग, ये एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर डिफरेंट बरादरीज रहती हैं। ठीक है, अब एक जो बरादरी है वो डोमिनेट करती है इधर इस पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल उनकी पॉपुलेशन है 58%। अब वो 58% हमेशा जीतेगी, और वो 58% फिर अगर उनकी इस एरिया में पॉपुलेशन भले 2% भी है, वो फिर भी इस एरिया के ऊपर अपना जो है वो कंट्रोल रखेगी। लेकिन अगर डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस हो जाती है तो आपके जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको बेहतर आप कह सकते हैं कि जो है रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और न्यू प्रोविंसेस की वजह से आप बेहतर मोर इंक्लूसिव गवर्नेंस कर सकते हैं। ठीक है, आपके हर हर रीजन के हर लोग जो हैं वो गवर्नेंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे, और जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल फेडरलिज्म है वो भी स्ट्रांग होगा। क्योंकि आपके जब लोअर कम्युनिटीज या फिर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जब वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तो फिर आपका जो फेडरलिज्म है वो बेहतर और स्ट्रेंथन होगा। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ न्यू प्रोविंसेस एज वेल। आपने जो है 3 मैट्रिक्स के ऊपर देख लिया कि आपकी जो है किस तरह से आपके जो न्यू प्रोविंसेस हैं दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर फॉर द कंट्री। अब मैं इसको बैलेंस इस वजह से रखना चाह रहा हूँ ताकि जिस इंडिविजुअल ने फोर में जाना है वो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस कर ले, जिसने अगेंस्ट में जाना है वो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस कर ले। तो अब जी अगली बारी हमारी आ जाएगी एंटीथीसिस की, विच आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट न्यू प्रोविंसेस। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ है जो डिस्कस होने वाली है। सबसे पहले जी आ जाती है बात की इंक्रीज ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ पंजाब बनाते हैं, साउथ पंजाब आप बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट लेना होगा। सेपरेट सेक्रेटेरिएट के अंदर सेपरेट एम्प्लॉयज़ की भर्तियां होंगी। उस सेपरेट भर्तियों का एक अच्छी खासी एक जो है कॉस्ट आपको फेस करनी पड़ेगी व्हेन यू आर फॉर्मिंग न्यू प्रोविंसेस। बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर होगी, लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो पैसे आपके डेवलपमेंट बजट में जाने चाहिए वो सारे जा रहे होंगे इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये एक काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ हो जाएगी, और आपकी जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हिंडर होगी इससे। ठीक है, तो इंक्रीज ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एक बड़ा नेगेटिव है ऑफ न्यू प्रोविंसेस। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन एंड वीकनिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। इसकी जो डिबेट है वो ये है कि जब आप न्यू प्रोविंसेस बना देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सरायकिस्तान बना देंगे, आप एक जो है कराची का प्रोविंस बना देंगे, आप केपीके के अंदर 2-3 डिवीजन कर देंगे, तो जो रीजनल रीजनल आइडेंटिटीज़ है ना वो ज़्यादा नुमायाँ होना शुरू हो जाएंगी, वो ज़्यादा उभर कर आगे आएंगी, और उसका उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि आपकी नेशनल यूनिटी जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी। लोग अपने इलाके को, अपने कौम, अपने जो स्टेट है उससे ऊपर रखना शुरू हो जाएंगे, उसके इंटरेस्ट से ऊपर रखना शुरू हो जाएंगे, विच वुड इवेंचुअली डाइल्यूट योर नेशनल यूनिटी, विच कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर नेशनल डेवलपमेंट। और इसके साथ ही साथ फिर जो आपको एक और बड़ा इशू जो ऑलरेडी फेस करना पड़ रहा है, जो कि रीजनलिज्म का है, या फिर जो आपकी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आपको नज़र आते हैं। ठीक है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे जब आप की डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी फॉर एग्जांपल हो रही है, तो दिस कैन इवेंचुअली लीड टू एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स सकता है, विच कुड इवेंचुअली ऑब्वियसली लीड टू नेशनल यूनिटी गोइंग डाउन। सो दैट इज अनदर बिग डिसएडवांटेज ऑफ न्यू प्रोविंसेस। उसके बाद तीसरा जो इधर एक डिसएडवांटेज आप कोट कर सकते हैं, इसके अंदर ऑब्वियसली और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, और चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3 मेजर मेजर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने का सोचा। तो उसके अंदर है डिस्ट्रप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स। अब इसके अंदर ये होता है कि आपके एक ऑलरेडी सिस्टम एक चल रहा है, आपके एक ऑलरेडी फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के, आपके हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, आपके जो है एजुकेशन सिस्टम्स हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद काफ़ी चीज़ें डिवॉल्व हो गई हैं प्रोविंसेस की तरफ। जब आप न्यू प्रोविंसेस लाएंगे तो वो सारी चीज़ जो है वो आपकी डिसरप्ट हो जाएगी, वो आपका सिस्टम जो है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना पड़ेगा, विच कैन बोथ बी टाइम वेस्टिंग एंड कैन ऑल्सो बी डेट्रीमेंटल फॉर अ स्टेट दैट इज इन इट्स डेवलपमेंट फेज।
भी हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री हैं, फॉर अ डेवलपिंग कंट्री टू एक्सपेरिमेंट विद सच थिंग्स इज समथिंग दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और एक बहुत बड़ा हार्म है जो कि न्यू प्रोविंसेस का हो सकता है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। तो ये जी तीन मेजर आप कह सकते हैं कि नेगेटिव्स थे ऑफ न्यू प्रोविंसेस। हम लोगों ने थीसिस के अंदर अपने पॉजिटिव्स देख लिए, नेगेटिव्स देख लिए, एग्जामिनर को बता दिया कि भाई हम लोग दोनों चीज़ों से अवेयर हैं। फिर हम लोग आएंगे अपनी मेन चीज़ के ऊपर, विच इज़ द सिंथेसिस, जिसके अंदर हम लोग वी विल ट्राई टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन दीज टू थिंग्स। ठीक है, उसके अंदर हम लोग ये कहेंगे कि देर आर ऑफ कोर्स पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव गवर्नेंस, फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेटर cultural representation, but these advantages must be weighed against the risks of ethnic conflict, economic challenges and national fragmentation। तो आप उन चीज़ों को उसके अगेंस्ट रख कर देखें तो आपको पता चलता है कि creating new provinces isn't just something that is entirely positive, but इसके negatives भी हैं कुछ। ठीक है, तो इस वजह से there is a need to find a possible middle ground which would require कि हम लोग इस तरह से जो एक्चुअल ग्रीवेंसेस हैं पीपल की, लोगों की, जिसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इधर देख ली। जो मेजर उसके अंदर चीज़ें आती हैं वो एक तो बजट की है, फाइनेंशियल सिचुएशन है कि रिसोर्स एलोकेशन आपकी सही से नहीं हो रही, एडमिनिस्ट्रेटिव है कि आपकी सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही, और जो है आपकी गवर्नेंस है वही एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और साथ ही साथ एक ये है कि एक एथनिक टच है उसका। ठीक है, तो एक एथनिसिटी का भी एलिमेंट है। तो तीन मेन चीज़ें हैं। तो अब इन तीन मेन चीज़ों को अगर हम लोग एड्रेस कर सकें विदाउट द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, तो हम लोग एक बेहतर तरीके से उस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग न्यू प्रोविंसेस की तरफ जाएं, बिकॉज अगेन उसके नेगेटिव्स हैं जो हम लोग ने देखे, और एक बहुत मेजर नेगेटिव ये है कि हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेट है, हम लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं ऐसी, ना हमारे पास उस तरह से सोशल कह सकते हैं हारमनी है, और ना ही हमारे पास उस तरह से सिस्टम्स हैं जो कि चेंज एकदम से बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो जो हमारा फोकस होना चाहिए, इट शुड बी ऑन एड्रेसिंग द ग्रीवेंसेस जो हैं विच आर प्रॉम्प्टिंग द डिबेट फॉर न्यू प्रोविंसेस। तो टू एड्रेस द गवर्नेंस चीज, तो जो गवर्नेंस का इशू आ रहा है, तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करें। ठीक है, आप अपने जो लोकल गवर्नेंस है उसको एनहांस करें, ताकि जो एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस के अंदर ही आपकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं अगर वो एम्पावर हो जाती हैं, तो जो छोटे इलाके हैं, जो मार्जिनलाइज इलाके हैं, वो उन इलाकों को बेहतर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करने में लोकल गवर्नमेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोगों ने 18th अमेंडमेंट जो है उसके स्पिरिट को सही से नहीं समझा। हम लोगों ने जी 18th अमेंडमेंट का जो स्पिरिट है वो समझ लिया, उसको एम्पावर कर दिया। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो तीन सिस्टम है आपके, फेडरल से प्रोविंस और प्रोविंस से लोकल गवर्नमेंट। हम लोगों ने ये जो कड़ी है ना इसको सही से अभी तक अचीव नहीं किया। तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट, वी नीड टू एम्पावर आर लोकल गवर्नमेंट सो दैट वी कैन एड्रेस द इशू ऑफ गवर्नेंस विदाउट रीड्राइंग आवर बॉर्डर्स। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है दैट इज इम्प्लीमेंटिंग फिस्कल रिफॉर्म्स। अब फिस्कल रिफॉर्म से मेरी मुराद है रिसोर्स एलोकेशन के हवाले से। ठीक है, ताकि आपकी इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इसके अंदर एक बहुत बड़ा चीज़, जो एक बहुत बड़ा आप एक केस स्टडी दे सकते हैं, वो ये है कि यू कैन रिवाइज दी नेशनल एनएफसी अवार्ड। ठीक है, अगर आप रिविजन उसकी करेंगे, उसको बहुत और ज़्यादा इक्विटेबल बनाएंगे, तो आपकी जो रिसोर्स अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो इशू है वो भी काफ़ी हद तक आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने गवर्नेंस और जो है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इसका इशू तो रिजॉल्व कर लिया। अब फाइनली आता है कि जो एथनिसिज्म और रीजनलिज्म है उसको करने के लिए देर इज़ अ नीड टू एंगेज ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसके अंदर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, लोकल कम्युनिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हैं इन नेशनल डायलॉग विच कैन हेल्प अस एंड इंश्योर दैट एनी चेंजेस रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, कि जो आप फर्दर पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं वो सारी की सारी लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर उतरते हुए हो। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको वॉइस दी जाए, जो एक नेशनल एक फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसके अंदर ऑल पार्टीज ऑल कम्युनिटीज़ आर इन्वॉल्व, और एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। तो उससे भी आप काफ़ी हद तक जो है वो गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं थ्रू न्यू प्रोविंसेस वो अचीव कर सकते हैं। तो ये जी सारी हमारी डिबेट है। इस हवाले से आपने देख लिया कि देर आर आर्ग्यूमेंट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, देर इज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, लेकिन जो एक मिडिल ग्राउंड है वो यही है कि हमें परहैप्स न्यू प्रोविंसेस इज समथिंग ऑफ एन अब्रप्ट स्टेप फॉर डेवलपिंग स्टेट, और उस स्टेप को लेने के बजाय देर आर वेज जिससे आप जो ग्रीवेंसेस हैं, जो एक इश्यूज हैं जिसकी वजह से न्यू प्रोविंसेस की डिबेट हो रही है, उसको एड्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज द एंटायरिटी ऑफ द टॉपिक।
Thank you so much for listening. For more information, you can reach out to me on my Facebook and Instagram account. And do subscribe to this channel. मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपके न्यू प्रोविंसेस के हवाले से जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर और डेवलप हो सके। और साथ ही साथ आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में डिफरेंट टॉपिक्स को टच किया है। सो आई होप दैट दिस वाज यूजफुल फॉर यू गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।